इन तीन चार तरह से बातचीत करेंगे हम उस पर। कई बार ऐसा लगता है बहुत सारे लोग, मैं आपके समूह की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि जिज्ञासा कोई, वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिज्ञासा कोई इस प्रकार की चीज है जो मनुष्य साथ लेके पैदा होता है और वो कुछ वैसी है जैसे शरीर का बढ़ना या भूख लगना या प्यास लगना, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा भान होता है लोगों की बातचीत से। मुझे इसमें शक है कि जिज्ञासा कुछ इस प्रकार की चीज है। ये भी कहा जाता है कई बार कि जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। ये बात मुझे सही लगती है, लेकिन मुझे इसका उल्टा भी सही लगता है कि ज्ञान जिज्ञासा की जननी है। तो इन दोनों चीजों पर हम थोड़ी बात करेंगे। मैं जिस तरह से समझता हूं, और इसमें एक से अधिक मत हैं, तो मैं आपसे समय के अभाव के कारण सिर्फ एक मत की बात करूंगा फिलहाल। मैं जिस तरह से समझता हूं चीजों को, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ जन्मजात क्षमताएं लेके पैदा होते हैं जो जब दुनिया में आते हैं बच्चे के रूप में, और उन क्षमताओं में जिज्ञासा के संदर्भ में ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और हम सब जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने परिवेश से संप्रेषण ग्रहण करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं जानकारी नहीं बोल रहा हूं, मैं संप्रेषण बोल रहा हूं। संप्रेषण और जानकारी में फर्क हम थोड़ा आगे जाके फिर से करेंगे, लेकिन यहां अभी इतना बता दूं, जानकारी में निहित है कि वो अवधारणाओं के माध्यम से हो। लेकिन यदि हम ये मानेंगे कि हम जन्मते ही परिवेश से जानकारी ग्रहण करने लगते हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि अवधारणाएं फिर पहले से ही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सही नहीं है। अवधारणाएं एक्चुअली हम दुनिया से जो संप्रेषण ग्रहण करते हैं, संप्रेषण मानी जो भी हमारी आंखों में छवियां पड़ती हैं, या हमको स्किन से सर्दी गर्मी लगती है, या कानों में आवाजें पड़ती हैं, या स्मेल है, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक तो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इनके माध्यम से हम संप्रेषण ग्रहण करते हैं परिवेश से, और दूसरा हम परिवेश पर एक्ट कर सकते हैं, परिवेश पर प्रभाव डाल सकते हैं। हाथों से चीजों को हिला सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, पैरों को हिला सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कुछ चीजें ग्रहण करते हैं परिवेश से, और परिवेश पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें जो है वो है हमारी स्मृति। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि किसी प्रकार की आवाज कान में पड़ी अभी अभी जन्मे हुए बच्चे के, तो आवाज तो हो सकता है कि 10 सेकंड रही और उसके बाद आवाज तो गायब हो गई, वो दोबारा कभी नहीं आएगी। लेकिन वो सुनने वाले के मस्तिष्क पे कुछ छाप छोड़ जाती है, उसको हम स्मृति कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी संप्रेषण होते हैं उनकी स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में इकट्ठी होती चली जाती है। मुझे ये भी लगता है, और इसको कुछ बड़े दार्शनिक लोग जैसे लोग हैं वो भी मानते हैं, कांट भी थोड़े भिन्न शब्दों में मानते हैं उसके जैसी समान चीज, कि स्मृति तो होती ही है। हम स्मृतियों को एक खास तरह से ऑर्गेनाइज करने का करने की क्षमता जन्मजात ढंग से लेके आते हैं। ऑर्गेनाइज करने से मेरा मतलब है, व्यवस्थित करने से मेरा मतलब है कि उनमें हमारा मस्तिष्क समानता असमानता देख सकता है। अर्थात एक प्रकार की आवाज हुई और फिर दूसरे प्रकार की आवाज हुई और तीसरी बार फिर पहली प्रकार की आवाज हुई, तो शुरू में भी जन्मजात बच्चा भी ये जो पहली और तीसरी आवाज थी इसकी समानता देख सकता है। मैं आवाज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ म्यूजिक चल रहा है, उसको बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। आप सभी लोग अपना प्लीज माइक म्यूट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब चर्चा होगी तब खोल लीजिएगा। तो तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि इन स्मृतियों में समानता असमानता देख सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, इसका मेरे पास कोई बहुत बढ़िया प्रमाण नहीं है, अभी तक की बातों के थोड़े प्रमाण हैं कि हम लोग
जन्म से ही कोई एक प्रकार का अनुभव हुआ, मतलब एक प्रकार का दृश्य हमारी आंखों पर पड़ा, तो और फिर दूसरी प्रकार का दृश्य पड़ा, और फिर तीसरी प्रकार का। तो इनका क्रम जो है या काल, कितनी देर बाद कौन सा अनुभव हुआ, इसकी भी किसी न किसी प्रकार की रूडिमेंट्री मतलब बहुत ही आरंभिक छोटी मोटी पहचान हम में होती है। और तीसरी बात यह है कि इन सब चीजों के चलते और समाज में रहने के कारण भाषा का उद्भव हो जाता है। भाषा लेके हम पैदा नहीं होते, ये नहीं कह रहा हूं भाषा लेके पैदा होते हैं हम, ये कह रहा हूं कि भाषा मन में आ जाने की या पैदा होने की या परिवेश से ग्रहण करने की, ये बेहतर शब्द है, ग्रहण करने की क्षमता लेके पैदा होते हैं। तो अब मैं यदि रिपीट करूं तो इन चीजों के बारे में ये कह सकते हैं कि हम जो जन्मजात चीजें लेके पैदा होते हैं, वो इंद्रियां, स्मृति, समानता असमानता देखना, देश काल में अंतराल देखना अनुभवों का या संप्रेषणों का, और भाषा ग्रहण की क्षमता, ये सब लेके हम पैदा होते हैं। अब जब यदि हम जिज्ञासा के उद्भव की बात करें तो हमारे परिवेश में हमको बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं, और उन अनुभवों के चलते, अनुभव से मेरा मतलब यहाँ पे भाषा में आर्टिकुलेटेड अनुभव नहीं, संप्रेषणों से है। बहुत सारे संप्रेषण हमारे मन पे पड़ते रहते हैं। मन मस्तिष्क के दोनों शब्द में एक ही अर्थ में काम में ले रहा हूं। बहुत सारे संप्रेषण हमारे मन पे पड़ते रहते हैं। इन संप्रेषणों में जिनमें समानता होती है, इनको इकट्ठा करके हमारा मस्तिष्क अवधारणाएं बना लेता है। अर्थात एक कुर्सी को आपने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चार बार देखा, तो आपके मन में अपने आप ही वो एक वस्तु है, एक प्रकार की चीज है या एक ऑब्जेक्ट है, वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसकी डिटेल में जाना बहुत इस वक्त डिटेल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर अपने परिवेश की चीजों को देखने लगते हैं चीजों के रूप में। ये हमारे मन में उनके कंसेप्ट बनने लगते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवेश के लोगों के भी कंसेप्ट बनने लगते हैं, और ये जो लोग होते हैं हमारे बचपन में हमारे आसपास, ये हमारे ध्यान को दिशा देते हैं। ये कुछ खास चीजें दिखाते हैं, कुछ चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ पर कम ध्यान देते हैं, और हमारी देखभाल करते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं या ये तीनों चीजें हैं, इनके इंटरेक्शन से हमारे मन में कुछ कुछ कंसेप्ट और फिर वो भाषा के साथ मिलके उनमें आपसी संबंध, उन कंसेप्ट्स में हम देखना शुरू कर देते हैं। आपसी संबंध से मेरा ये मतलब है कि एक आइडिया ये बना मेरे मन में, मान लीजिए कि मैं बहुत ही छोटा 10-5 दिन का बच्चा हूं, कि कुछ कुलबुलाहट हो रही है, मान लीजिए कि डिस्कम्फर्ट है भूख का, अब एक प्रकार का अनुभव है। अब दूसरे प्रकार का अनुभव है कि कोई एक वस्तु, एक प्राणी, अभी वस्तु प्राणी का भेद नहीं करते, वो कुछ करता है, बोतल वगैरह मुंह में देता है, और फिर मेरी वो जो डिस्कम्फर्ट था वो कम हो जाता है। अब वो डिस्कम्फर्ट, ये बोतल जैसा ऑब्जेक्ट और ये व्यक्ति जैसा ऑब्जेक्ट, इन तीनों में एक प्रकार की रिलेशनशिप, एक प्रकार का संबंध में देखने लगता हूं। अब यहां तक की बात के आधार पर हम ये कह सकते हैं, संप्रेषणों को व्यवस्थित करके अवधारणाएं बनाना या कंसेप्ट बनाना, और कंसेप्ट्स में आपसी संबंध बनाना। कंसेप्ट में आपसी संबंधों को हम ज्ञान कहते हैं। अभी मोटे तौर पर ज्ञान, या फिलहाल उसका सही शब्द ज्ञान नहीं है, उसके लिए सही शब्द एक्चुअली होगा बिलीफ, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, इसलिए मैं अभी उसको ज्ञान कहता हूं काम चलाने के लिए। तो ये सारी स्थिति होती है। अब इसमें जिज्ञासा कहाँ आती है? इसमें जिज्ञासा यहाँ आती है कि जब हमारे इस वक्त जिस प्रकार के संप्रेषण हो रहे हैं या जिस प्रकार का ज्ञान बन रहा है, उसमें हमारी रुचि अपनी तात्कालिक जरूरतों के अनुसार उनमें से किसी खास दिशा में जा सकती है।
तो पहली बात तो ये है कि ये जो जिस खास दिशा में जाती है उसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जिज्ञासा है। आप यदि बच्चे को कुछ चीज देते हैं और ये झुनझुन जैसी चीज जो आवाज करती है, तो आपने देखा होगा कि वो उसको बार बार हिला के देखता है या पटक के देखता है या फेंक के इधर उधर करके देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाथ में जो फील है, उसको उठाने की क्रिया है, उसको पटकने की क्रिया है और आवाज हो रही है। इन सारी चीजों में उसका मस्तिष्क, अब मैं एक्चुअली दिमाग कहना शुरू करूंगा, मैं फर्क करता हूं। मस्तिष्क जो है वो फिजिकल ऑर्गन है और जो बहुत सारी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली करता है। जब अवधारणाएं बनने लगती हैं और अवधारणाओं में संबंध बनने लगता है तो मैं उसको दिमाग कहूंगा। वो बेसिकली माइंड, जो जो मस्तिष्क का गुण है, दिमाग बनाना या ये कहिए कि ध्यान बनाना इस सेंस में। तो अब उसके दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगती हैं और उनका संबंध बनाना शुरू कर सकता है। तो एक चीज मुझे लगती है इसमें इम्पोर्टेंट, और जैसा मैंने कहा था कि मैं किसी अध्ययन पर नहीं, कॉमन सेंस के आधार पर बोल रहा हूं, एक चीज मुझे जो लगती है इसमें वो है तात्कालिक जरूरतें। दूसरी चीज मुझे जो लगती है वो किसी चीज में रुचि हो गई तात्कालिक जरूरतों के अनुसार, तो उसके बाद में जो कंसेप्ट और उनमें मतलब जो ज्ञान बना है उसमें गैप, और उस गैप पर जब खुद का ध्यान चला जाता है तो उसको फिल करने की कोशिश। तो इस वक्त बहुत आरंभिक काल में मुझे जिज्ञासा के ये दो स्रोत लग रहे हैं। एक स्रोत तात्कालिक जरूरत और दूसरा स्रोत जो भी छोटा मोटा ज्ञान बना है उसमें गैप और उसको फिल करने की कोशिश में इधर उधर देखना या कुछ करना या कुछ प्रतिक्रिया क्रिया करना, इस प्रकार की चीजें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो एक तरह से परिवेश का हिस्सा होते हैं, लेकिन दूसरी तरह से परिवेश को कंट्रोल करने वाले और हमें दिशा देने वाले भी होते हैं। तो वो कुछ खास चीजों की तरफ हमारा ध्यान लगाते हैं और कुछ खास चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो फिर ये लोग जो हैं वो हमारी जिज्ञासा को दिशा देने वाले लोगों के रूप में बन जाते हैं। तो ये हुई आरंभिक बात। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी घर में बहुत सारा संगीत का काम चल रहा है, वीणा वादन हो रहा है या दूसरे वाद्य बज रहे हैं, कोई गा रहा है, तो बच्चे का रुझान या आरंभिक जिज्ञासा उसी तरफ, उन्हीं दिशाओं में होगा। किसी दूसरे घर में यदि बहुत सारा टीवी देखा जा रहा है और वीडियो गेम्स हैं, तो आरंभिक रुझान और जिज्ञासा उस तरफ होगी। और किसी तीसरे घर में यदि कॉन्स्टेंटली लड़ाई झगड़ा होता है तो मुझे लगता है कि आरंभिक रुझान उसी तरफ होगा। तो आरंभ में जो जिज्ञासा की दिशा है वो परिवेश और आसपास के लोगों के कारण एक खास दिशा में होगी। दूसरी बात यह है कि लोगों से है हम बहुत छोटेपन से ही एक प्रकार का संबंध बना लेते हैं। संबंध बना लेते हैं मतलब क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं, इसलिए उनको उनकी कुछ चीजें पसंद करना, नापसंद करना, कुछ इमोशनल अटैचमेंट, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं और इसके चलते उनकी बात का हमारे लिए महत्व हो जाता है। सो ये एक हिस्सा है। अब यदि हम जब स्कूल में आते हैं और स्कूल के संदर्भ में जिज्ञासा को देखें तो ये मैं बहुत ही आरंभिक पहले वर्ष की बात कर रहा था। उस वक्त तक बच्चे काफी विकसित होते हैं, उनके पास अच्छा खासा ज्ञान का भंडार होता है, भाषा होती है, बहुत सारे अनुभव होते हैं, बड़ों से कैसे बिहेवियर किया जाता है और बड़े उनसे कैसा बिहेवियर करेंगे, ये सब चीजें वो घर से लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्कूल के अध्यापक के लिए जिज्ञासा को पहचानना महत्वपूर्ण है और उसको हम देख सकते हैं कि आमतौर पर बच्चे की रुचियां या बच्चे का व्यवहार क्या है, उसकी गतिविधियां क्या हैं, उसकी आंखों में चमक किस प्रकार की चीजों को देख के आती है, वो बार बार किस तरफ देखता है, एक दूसरे से खेलने में किस प्रकार की चीजों की खेल। तो यहाँ मैं मोटी बात ये कह रहा हूँ, कोई सिद्धांत बताने के बजाय, कि बच्चों के व्यवहार का और उनकी गतिविधियों का अवलोकन एक सामान्य इंसान के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंडिकेशन दे देता है कि इस बच्चे की इस वक्त किस तरफ रुचि है।
यदि बच्चे हमसे झिझक नहीं है, डरते नहीं हैं और उनको हम सफिशिएंट आजादी देते हैं, तो फिर दूसरा इंडिकेशन हो सकता है कि वो सवाल पूछेंगे चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, वो हमें दूसरा इंडिकेशन देता है। अब जो तीसरी बात है इसमें, मुझे अब ऐसा लगता है, अब मैं शिक्षक के नाते मेरी बात बता रहा हूं कि निश्चित रूप से बच्चे की जिज्ञासा किस तरफ है और किन चीजों में है, इसको पहचानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करना और उसको दिशा देना। क्योंकि हो सकता है कि जिन चीजों में रुचि है या बच्चे की जिस तरफ जिज्ञासा है, शैक्षणिक दृष्टि से वो उतनी बहुत बढ़िया न हो, या जिस वक्त शिक्षण की जिस स्टेज पर बच्चा है, जिस चरण में है पढ़ने लिखने के, उसमें उन जिज्ञासाओं से बहुत ज्यादा योगदान न हो सके। तो इसलिए हमें नई जिज्ञासाएं उत्पन्न करना, पैदा करना और जिज्ञासाओं का दिशा देना, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक के नाते ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। मैं एक बार लौट के आऊंगा कि नई जिज्ञासाओं को पैदा करना और दिशा देने में भी स्कूल में आप किस तरह का माहौल बनाते हैं, और शिक्षक स्वयं कितना महत्व किस चीज को देता है। हम सब जानते हैं कि बच्चे पहचान जाते हैं, हम भी पहचान जाते हैं। हमारे साथ कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, हम कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ लिखने का काम कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो हम कितनी रुचि से, कितने दत्चित होके, कितना समग्र ध्यान लगा के बना रहे हैं या बेध्यानी में बना रहे हैं, हमें पता चल जाता है और ये बच्चों को भी पता चल जाता है। तो बच्चे शिक्षक को जिस चीज पर बहुत महत्व देते देखते हैं, उसमें उनकी रुचि काफी हद तक पैदा होती है। मुझे कई बार लगता है कि हमारे बच्चों में, लोग कई बार कहते हैं कि पढ़ने में रुचि नहीं बनती, किताबें पढ़ने में। मुझे इसका एक बहुत बड़ा कारण ये लगता है कि उनको शिक्षकों की किताबें पढ़ने में रुचि कभी भी देखने का मौका, नजर आने का मौका नहीं मिलता। आपने ये भी बार बार देखा होगा कि कोई शिक्षक यदि अपने विषय से बहुत प्यार करता है और उससे बहुत उत्साहित होता है, शिक्षक की आंखों में यदि उस विषय को पढ़ाते वक्त चमक आती है, तो वो चमक बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है। और एक दूसरा शिक्षक है जिसको अपने विषय से थोड़ा डर लगता है या वो उससे बोर हो चुका है, तो वो अपनी बोरियत और ये डर भी बच्चों में संप्रेषित कर देता है उस विषय के प्रति। सो एक चीज तो ये है। दूसरी जो चीज है वो है कि सीखने का आनंद किसी चीज में कितना मिल सकता है। तो जिन चीजों में बच्चों को ज्यादा संतुष्टि होगी, वहां से ये ज्यादा निकलेगा। अब क्योंकि मैं जो शब्दों में बात कह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा इसको, हालांकि मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे इसको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहिए। जी सर, बीच में हम डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ से शायद। या सॉरी, यस मुझे पता है। सॉरी दोस्तों, मेरा कनेक्शन कट गया था, तो मैं दोबारा से उसको कनेक्ट किया है और ये दूसरे कनेक्शन पर जोड़ा है मैंने। तो मैं ऐसा करता हूँ, दो है मेरे पास, तो इससे कटता है तो उससे जोड़ता हूँ, उससे कटता है तो उससे जोड़ता हूँ। ये दोबारा कटेगा तो मैं फिर दोबारा जोड़ूंगा दूसरे। मैं ये कहने लगा था कि मैं दो उदाहरण देता हूँ जो मेरे अपने शैक्षणिक जीवन के हैं, और उनसे हम कुछ नतीजे निकालने की कोशिश करेंगे यदि निकलते हैं। ये उदाहरण मैं काफी देता हूँ, पहला वाला खास तौर से। एक बार हम लोग एक पिकनिक पे एक पहाड़ी की तलहटी में, एक्चुअली हमको पहाड़ी पर चढ़ना था, 20-25 बच्चे थे और मैं था और मेरी साथी शिक्षिका थी, और हम लोग वैसे ही पिकनिक के लिए पहाड़ी पर चढ़ने के उपक्रम में थे। पहले दिन जोरदार बारिश हुई थी
और इसलिए जमीन गीली थी और कई जगह पहाड़ी में से जो नाले जाते हैं उनसे कटाव भी हुआ था। तो एक बच्चा उस नाले के कटाव में बैठ के और वैसे ही जो दीवार से मिट्टी खोदते हैं वैसे कुछ खोद रहा था। तो उसको कुछ एक ठीकरियां जैसी मिली, जो मटके टूटे हुए होते हैं उसको ठीकरी कहते हैं, उसको ठीकरियां जैसी मिली। तो उसने औरों को आवाज दे दी कि वो 3-4 खोजने लगे और वो वैसे ही मजे में बिना किसी बात के वो ठीकरियां इकट्ठी कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई चलो तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रोहित देखो यहाँ पे ठीकरियां निकल रही है। तो और भी आ गए। अब हम लोग पहाड़ी पे चढ़ना भूल गए और हम सब लोगों ने वो ठीकरियां इकट्ठी करने शुरू कर दी। तो हम जो लगभग 2-1.5 घंटे तक सबको बहुत मजा आ रहा था गीली मिट्टी में ठीकरियां ढूंढ ढूंढ के इकट्ठी करने में। मेरे दिमाग में तब तक ये आने लगा था कि इन ठीकरियों का हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, क्या फायदा हो सकता है। तो हमने कोई 2 बोरे ठीकरियां इकट्ठी कर ली और उनको पिकनिक से जाते वक्त हमारे पास एक जीप थी और कुछ कपड़े वपड़े थे, तो उन कपड़ों से ले लेके जीप में डाल लिया और इन ठीकरियों को हम स्कूल ले गए। अब दूसरे दिन से हमने उसको पहले तो उन सारी ठीकरियों को साफ किया ब्रश से, मिट्टी मिट्टी हटाई उनकी, और फिर फेविकोल लेके हमने कहा ये देखते हैं इनमें से हम कितने पूरे पूरे बर्तन बना सकते हैं। तो उसमें से 1-2 तो टोंटी वाले छोटे लोटे जैसी चीजें निकली, 1-2 मटका निकला, 1-2 कुछ तीसरी प्रकार की चीजें निकली, और उनमें से कुछ बड़े बच्चे थे जो थोड़ा सा इस प्रकार की चीजों की तरफ ध्यान देते थे कि उन्होंने कहा ये किसकी होगी, क्योंकि वहां तो उस वक्त तो कोई काम नहीं था। तो हम 1-2 बार फिर आए उस जगह पे और वहां पे कुछ पुराने घरों की नींवें और इस प्रकार की चीजें देखी, और फिर हम ये एक्चुअली अंततः एक अच्छे खासे हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के प्रोजेक्ट में डेवलप हो गया। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, इसमें हो क्या रहा है। इसमें जा तो हम पिकनिक पर रहे थे, कुछ बच्चों की वैसे ही रुचि हो गई, बाकी की नहीं थी, वो उसमें से कुछ ढूंढने लगे। शिक्षक को ऐसा लगा कि इसमें कुछ निकल सकता है, और फिर हम सारे बच्चों के लिए जो बहुत छोटे थे उनके लिए ठिकरियों की जिक्सॉस पजल जैसी, या हाथों का संतुलन, या फेविकोल लगा के उसको जोड़ना, या एक जैसी चीजें ढूंढना। जो उससे थोड़े बच्चे थे वो इस पर विचार करना कि ऐसा टोंटी वाला लोटा कौन काम में लेता है, ये गांव किन लोगों का होता होगा, रहा होगा। फिर आसपास के गांवों में जाना, लोगों से पूछना कि यहाँ गांव कब तक था। तो ये पूरा का पूरा एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट में डेवलप हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो चीज हमें दिखती है वो ये दिखती है कि स्कूल में जिस चीज की संभावना थी कि सारे बच्चे किस तरफ इस वक्त ध्यान लगा पाएंगे, उसको शैक्षणिक उद्देश्यों से जोड़ना जो सबके काम के हो सकते हैं। इस पर थोड़ी और व्याख्या में जाएंगे, मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको। ये वाली चीज को फिर मैंने बहुत सारा काम में लिया आगे की चीजों में। हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका ये होता था कि जब भी बच्चे बोर होते थे तो मैं उनको भ्रमण के लिए ले जाता था। तो हम कभी आमेर के किले में चले गए, कभी पहाड़ियों में चले गए, कभी जू में चले गए, और हर बार कम से कम मेरे मन में वो सारी चीजें शिक्षा के उद्देश्यों से, अध्ययन से, भाषा से और कुछ हद तक गणित से जुड़ जाती थी। और उसमें से हम ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करने में सक्षम होते थे हर बार 100%, जिसमें सारे बच्चे उसमें सहयोग कर सकें और सबके लिए कुछ न कुछ सीखने का मौका हो। तो ये जो घटनाएं हैं इनमें से हमको कुछ दिशा मिल सकती है। बहुत बार हम नहीं जा पाते थे बाहर, तो वहीं पर कोई खेल या अन्य गतिविधियां या कहानियां वगैरह होती थी, उनमें ऐसी दिशाएं निकलती थी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इनके विश्लेषण यदि करें तो मेरा टाइम तो खत्म होने वाला है। इनमें से विश्लेषण करें तो मुझे 2-3 चीजें लगती है। पहली बात, लगभग हर गतिविधि जो बच्चे करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, यदि शिक्षक को ये पता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और शिक्षा क्रम के उस चरण के उद्देश्य शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों से किस प्रकार से जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो खुदाई वाली चीज में
शिक्षा का उद्देश्य हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना और इतिहास में परिवर्तन आते हैं और इतिहास के प्रकार से घड़ा जाता है। उस चरण पर एक छोटा सा अनुभव इस बात का कि हमको किस प्रकार की सामग्री मिली है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाना कि ये सामग्री कौन काम में लेता होगा, और फिर उसमें जो गैप बचे उनको आसपास के गांव में जाके लोगों से पूछ के उस गैप को भरने की कोशिश। एक चीज और बता दूं, एक चीज इसमें निकली जिसने हमको बहुत परेशान किया। इन ठिकरियों के बीच में एक लोहे का अंगूठी से थोड़ा सा बड़ा छल्ला निकल आया। अब बाकी ठिकरियों को तो हम गांव में बात करके सब जगह करके हमारी थ्योरी बना ली कि यहाँ कौन लोग थे, कब वो गांव गुजरा वगैरह वगैरह। ये छल्ला फिर नहीं बैठ रहा था उसमें कि ये कहां से आ गया। तो हमको काफी ढूंढ ढांड के बाद एक व्यक्ति थे जिन्होंने जानते थे, उनको एक छल्ला दिखाया कि भैया ये क्या है। उन्होंने कहा तो ट्रैक्टर का पार्ट है, लेकिन ये गांव तो गुजर चुका था 60 वर्ष पहले, तो 60 वर्ष पहले यहाँ ट्रैक्टर का पार्ट कैसे आया। तो फिर हमको ये अनुमान लगाना पड़ा कि ये ट्रैक्टर का पार्ट ऊपर रहा होगा और जब जमीन कटी तब ये नीचे उन ठिकरियों के साथ मिल गया होगा। तो ये जो सारी चीज है ये मानसिक विकास की प्रक्रिया है, ये देख पाना, इसको बच्चों की वर्तमान मानसिक अवस्था से, वर्तमान ज्ञान से और शिक्षा के उद्देश्यों से जोड़ पाना। दूसरी चीज इसमें जो चाहिए वो शिक्षक की स्वतंत्रता। बहुत सारे हमारे स्कूलों में शिक्षक को ये सारी चीजें ध्यान में आ सकती हैं और वो कर सकता है, लेकिन स्कूल इस प्रकार की फ्रीडम, इस प्रकार की ऑटोनॉमी नहीं देता शिक्षक को। ऐसी स्थिति में ये नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात है संसाधन। संसाधन से मेरा मतलब है कि इस जगह से हमारा स्कूल कोई 10-12 किलोमीटर का था, तो यहाँ पहुंचने के लिए हमको जो साधन चाहिए, किसी से हाथाजोड़ी करके कि आप हमें अपनी जीप में पहुंचा दो, इस प्रकार के कुछ संसाधन इसके लिए चाहिए। अब मैं मेरी बात को राउंड अप करूं तो हमारी कुछ जन्मजात क्षमताओं के आधार पर हम जो कंसेप्ट बनाते हैं और उनमें संपर्क, आपस में संबंध बनाते हैं, तो या तो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के कारण या उन संबंधों में गैप के कारण हम कुछ और जानना चाहते हैं, उसको हम जिज्ञासा कर सकते हैं। ये इस जिज्ञासा को दिशा हमारे परिवेश और हमारे आसपास के लोगों से मिलती है। शिक्षा के लिए इसको पहचानने के तरीके एक तो बच्चों की गतिविधि और उनके प्रश्न और उनको आजादी देना। यदि आप बच्चों को आजादी नहीं देंगे तो उनकी रुचि का आपको कभी पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, शिक्षक के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है नई नई उपयुक्त दिशाओं में उनकी जिज्ञासा को मोड़ पाना। कम से कम मेरा अनुभव ये है कि बच्चे आपसे जो कुछ भी करने को कहते हैं, आप थोड़े से समझदार और विद इन कोट थोड़े से चालाक शिक्षक हो तो आप उनकी बात आराम से यहाँ करते, लेकिन आप 10 मिनट में उनकी सारी अभिरुचियों को उन्हीं की गतिविधि के माध्यम से आप जो चाहते हैं वहां मोड़ के ला सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी के बच्चों के लिए। अपर प्राइमरी में आपको थोड़ा सा कुछ और चीज, अपर प्राइमरी में पकड़ने लगते हैं। अपर प्राइमरी में अच्छा तो आ गया ना, आ गया फिर से विज्ञान पर, लेकिन उसमें भागते नहीं, उसमें भी आपके साथ रहते हैं, थोड़ा हंसते हैं, प्रयास करते हैं, साथ रहते हैं। तो फिर दूसरी बात ये है, आखिर में मैंने ये कहा कि इसके लिए करिकुलम की और शिक्षा के उद्देश्यों की एक गहरी समझ, बच्चे की मानसिकता की गहरी समझ, कुछ संसाधन और फ्रीडम चाहिए। अब मुझे नहीं पता मैंने आपकी जिज्ञासा के विषय के साथ कितना न्याय या अन्याय किया है, लेकिन जो विचार मेरे मन में इस बात को लेके आए वो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपसे कहने की कोशिश की लगभग आधे घंटे में। अब आगे के कार्यक्रम में जैसा मनीष जी कह रहे थे उसके अनुसार चलते हैं। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने अभी जो कुछ कहा है इसमें सिर्फ आप एक्सप्लेनेटरी सवाल ही नहीं पूछने हैं आपको, आप चाहें तो इसको काउंटर करना, इसको प्रतीक करना, इसमें जोड़ना, सुझाव देना, उन सब चीजों के लिए बात खुली है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मुझे लगता है जो हम लोगों ने सोचा था उससे काफी विस्तृत कर दिया है इसको, पटल को, और मुझे लगता है प्रश्न काफी दिशाओं से आने की उम्मीद है। और जैसे आप लोगों के जो प्रश्न हो या तो आप लिख के ये बता दें कि मेरा प्रश्न है, वो उस हिसाब से हम चल जाएंगे, क्योंकि एक एक करके ही चल पाएंगे, सारे लोग एक साथ इससे उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। सॉरी। तो
आप लोग बोल नहीं सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बोल भी सकते हैं लोग। सर एक्सक्यूज मी सर, इससे संबंधित मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी यदि आदेश हो तो आपका। ये आदेश तो मनीष जी देंगे, ये आदेश देना मेरा काम नहीं है। जो आपने बोला प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके मन की जिज्ञासाएं, तो इस पर मुझे अचानक से ध्यान आ गया, क्या मैं सुना सकती हूँ आपको? मनीष जी अगर चर्चा में अगर आपको लगता है वो सीधे से शामिल होगी या फिर हम उसको अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी आ रही है? जी मैम अगर ये हम कर सकते हैं कि आप अगर आपकी रचना साहित्यिक है तो हम उसको प्रोफाइल क्रम के अंत में रख लें और अभी चर्चा को ही आगे बढ़ाएं, तो मुझे लग रहा है ज्यादा बीच में वो जुड़ी रहेंगी चीजें। हाँ जी ठीक है सर जी, धन्यवाद। सर जैसे आपकी बातचीत मैं ये कह रहा था कि जैसे जरूरी नहीं है कि आपको लिख के प्रश्न पूछना है, आप बस लिख के ये बता दीजिए कि मेरा प्रश्न है, तो हम उसमें क्रम बना लेंगे कि जैसे जिन जिन का प्रश्न होगा उस हिसाब से वो पूछ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था उस समय। एक प्रश्न निकेश जी का वैसे आ गया है, बोलिए। जब शिक्षक की स्वतंत्रता की बात होती है और यदि शिक्षक को यह स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो एक अध्यापक उस स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त करे? मेरे पास एक और भी प्रश्न है, तो दोनों की बात करते हैं हम। देखिए, ये बात काफी पूछी जाती है और यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं, वो आपको मेरी बात गलत लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय शिक्षक के पास यदि उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि वो अपना जो भी करिकुलम या कोर्स है उसको विभिन्न गतिविधियों से, विभिन्न रास्तों से पूरा करवा लेगा, तो बहुत सारी स्वतंत्रता होती है, या कुछ 10 साल पहले तक तो होती थी। आजकल मुझे नहीं पता है कि राज्य सरकारें टाइम टेबल देने लगी हैं क्या, कि इस सप्ताह ये पढ़ाओगे। कुछ जगह देखा है मैंने, इस सप्ताह ये पढ़ाओगे, इस सप्ताह ये पढ़ाओगे, इस सप्ताह ये पढ़ाओगे। यदि ऐसा करने लगी हैं तो उन्होंने शिक्षा को मारने का पक्की व्यवस्था कर ली है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक हद तक शिक्षक के पास कक्षा में वो किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएं, इसकी स्वतंत्रता होती है। अब यदि उतनी भी स्वतंत्रता नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि हमको फिर बहुत ज्यादा जिज्ञासा को संवर्धित करने की या उसके अनुसार बच्चों को आगे ले जाने की बात हम फिर नहीं कर पाएंगे। कैसे प्राप्त करें का एक और तरीका ये हो सकता है कि यदि एक स्कूल में एक हेडमास्टर या 3-4 शिक्षक साथी हैं तो बैठ के थोड़ा बातचीत करें और थोड़ा सुलझाएं इस मसले को कि हम में से हर एक को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी या कितनी फ्रीडम उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा तो मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली स्कूल के रेगुलेशन और गवर्निंग का मसला भी एक हद तक है। एक और प्रश्न था, मुझे पता नहीं उसको अभी लेना चाहिए कि नहीं। मेरा पूछ रही है कि यदि बच्चे प्रश्न पूछें और बड़े उनका उत्तर ना दे पाए तब क्या जिज्ञासा को बनाए रखा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। बच्चे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब हमको सीधा सीधा नहीं आता है, लेकिन हमारे पास कोई न कोई उसके बारे में कोई न कोई विचार हो सकते हैं। तो हम एक तो उस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई तुम्हारी बात का जवाब तो मुझे पक्का वाला तो नहीं आता है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये सही है कि नहीं है ये हम जांचने की कोशिश करते हैं। बल्कि इसमें तो ज्यादा अच्छा मौका आपके पास। आप ये कह सकते हैं कि अच्छा तो ये तुम्हारा सवाल तो बहुत बढ़िया है और मुझे आज तो इसके बारे में इतना ही पता है, मैं कल बताऊं, और कल तक आप ढूंढें और उसको याद दिलाएं कि देखो तुमने कल ये सवाल पूछा था। इसमें से 3-4 संदेश एक साथ जाएंगे। एक संदेश ये जाएगा कि आपके सवाल इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन पर ध्यान देता हूं, मैं उनको तरजीह देता हूं। और दूसरा ये
कि देखो तुमने कल सवाल पूछा था तो तुमको मेरा जवाब सुनना पड़ेगा, आज उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ जिज्ञासा की में बहने का मामला नहीं है, जिज्ञासा को परस्यू करने के लिए ध्यान केंद्रित करना और उसकी जिम्मेदारी लेना भी शिक्षा का हिस्सा है। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि बड़े जवाब न दे सके। एक दिन दो दिन बाद में दे सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, ये सारी चीजें संभव हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सब कुछ और चीजें क्या हम बिना विभागीय आदेश के बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं? ये तो हाँ, ये तो आपके विभाग से पूछें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, यदि बिना विभाग के आदेश के आप बच्चों को भ्रमण पर नहीं ले जा सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे विभाग में कोई बहुत गंभीर बीमारी है और उसको ठीक करने के लिए कुछ करिए सब शिक्षक साथी मिलकर। ये बात जरूर है कि बिना विभागीय आदेश के जब आप ले जाने की बात करते हैं तो आपको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो वो तो आपको लेनी पड़ेगी शिक्षक के नाते। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं है मुझे, अच्छा मुझे वास्तविकता नहीं पता है भाई साहब, कि मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग हरियाणा के हों शायद इसमें, तो हरियाणा में बिना विभागीय आदेश के बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं कि नहीं रूरल स्कूल में, ये तो आप ही लोग बताएंगे मुझे। वैसे मेरे गांव का स्कूल देख के, मैं राजस्थान का हूँ, मेरे गांव का स्कूल जब मैं देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। वहां जो टीचर्स हैं वो यदि बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाएं आसपास, तो मुझे नहीं लगता विभाग उनका कुछ भी बिगाड़ देगा। अच्छा मेरी बात करें तो आप प्रतिकार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मनीष जी कुछ कह रहे थे। जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने सर जो अभी जो बातें कही उसमें ये था कि जरूरत, एक तो 3 आपने जो बिंदु बताया कि जरूरत है, एक आसपास के लोग हैं उसकी जरूरत को बनाने वाले, मतलब अगर हम ऐसे कहें कि क्या चीज जरूरी है बच्चों के लिए, तो वो बच्चे अपने जो जिस परिवेश में रह रहे हैं वो उसके थ्रू बनती हैं। तो क्या मतलब एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि जो एक समाज का एक वातावरण बन रहा होता है किसी विशेष समय पर, तो बच्चों के प्रश्न क्या उन सामाजिक प्रश्नों के मतलब उन समस्याओं के प्रति भी क्या सजग होते होंगे वो अचेतन तौर पर, या वो सवाल क्या उस दिशा में कोई समाधान की ओर इंगित करते होंगे? ये निर्भर करता है बच्चों की उम्र क्या है। यदि आप प्राइमरी में दूसरी तीसरी के आसपास तक बात करें तो कुछ हद तक तो समस्याओं के प्रति होता है उनके मन में खुद, लेकिन वो एक बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पर होती है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है तीसरी से ऊपर के बच्चे जो होते हैं उनके मन में समस्याओं को लेकर विचार बनने शुरू हो जाते हैं और उसकी स्वतंत्रता बहुत कम होती है पूछने की। एक तो हम स्कूल का और समाज का एक आदर्श रूप उनके मन में बैठाना चाहते हैं, इसलिए समस्याएं पूछने का मतलब ही ये है कि आप उसके गैर आदर्श रूप पर ध्यान दे रहे हैं। और फिर दूसरी बात हमारे जवाब भी बड़े बंधे बधाए से जो समाज का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं वो होते हैं, उन पर हम खुल के चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल विचार ये है कि बच्चों को समस्याओं पर खुला बोलने की भी और आपको भी खुली चर्चा उन पर करने की जगह होनी चाहिए। हालांकि शिक्षक के लिए ये भी जरूरी है कि वो समस्याओं पर संतुलित ढंग से विचार करे, क्योंकि हम सबकी अपनी बड़ी जबरदस्त बायसेस होती हैं। तो हम समस्याओं को के समाधान के नाम पर अपनी बायसेस देने लगेंगे तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा मनीष जी कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, वो ध्यान रखना आपका काम है। जी जी मैं ध्यान दे रहा हूँ। जी जी डॉक्टर जांगरा, डीके जांगरा साहब ये कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार। देवेंद्र बोल रहा हूँ। एक सवाल मेरा ये था कि अभी हम जिज्ञासा बच्चों की जिज्ञासा के संवर्धन की बात कर रहे थे, लेकिन यदि टीचर्स की जो अध्यापक है उनकी जिज्ञासा के संवर्धन की बात करें तो वो कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब तक टीचर ही जिज्ञासु नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से बच्चों की जिज्ञासा शांत कर पाएगा या उसके संवर्धन पे कुछ कर पाएगा।
ये मुझे अहम लगता है और शायद इस पे मुझे लगता है कि टीचर्स के साथ कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो इस पे आपके क्या विचार? देवेंद्र जी, एक तो मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर एक दूसरी वेबिनार रखिए, क्योंकि आज तो हम बच्चों की जिज्ञासा की बात कर रहे थे, लेकिन इस आधे मजाक के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों की जिज्ञासा में और बच्चों की जिज्ञासा में थोड़ा फर्क होता है। मैं गलत हो सकता हूं और ये विचार मैं अभी अभी बना रहा हूं। तो अमूमन जो अभी अभी बने हुए विचार होते हैं उनमें काफी गैप और गलती की अच्छी खासी बड़ी संभावनाएं होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों एक बड़ा फर्क बच्चों की और बड़ों की जिज्ञासा में होता है। वो ये होता है कि बड़ों का यदि किसी काम के प्रति कमिटमेंट है और उसके प्रति रुचि की बात नहीं कर रहा हूं, कमिटमेंट का मतलब थोड़ा सा भिन्न होता है, प्रतिबद्धता, कि इन बच्चों का मानसिक विकास या इन बच्चों को अच्छी गणित पढ़ाना, विज्ञान पढ़ाना, इतिहास पढ़ाना, इन बच्चों को भाषा में पारंगत करना मेरी जिम्मेदारी है। यदि ये भावना होती है तो फिर उसके लिए जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए, जिस प्रकार की क्षमताएं चाहिए, उसके संवर्धन में ऑटोमेटिकली हमारी रुचि कुछ हद तक होती है। लेकिन यदि इस प्रकार का कोई भी कमिटमेंट शिक्षा के प्रति नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षकों में किसी प्रकार की जिज्ञासा होगी। तो शिक्षक की जिज्ञासा के इस वक्त मैं सोचूं तो मुझे 2-3 मूल नजर आ रहे हैं। एक, मेरे शैक्षणिक काम के प्रति मेरा कमिटमेंट कितना है। दूसरा, जिज्ञासा आपके ज्ञान के साथ बढ़ती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिज्ञासा ज्यादा ज्ञान होने से, कई बार बोलते हैं जिज्ञासा शांत करना, मुझे लगता है कि जिज्ञासा शांत करने का मतलब है मारना। तो जिज्ञासा शांत करना नहीं, जिज्ञासा को संवर्धित करना ज्यादा बढ़िया काम है। तो जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी जिज्ञासा बढ़ती है, ये दूसरी बात है। और यहाँ भी वो स्वतंत्रता वाला मामला आता है। यहाँ भी मुझे किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसके अवधारणात्मक निहितार्थ क्या हैं, उस ज्ञान का जिंदगी में मतलब क्या है, ये सारे सवाल उठते हैं यदि टीचर की अपने काम में रुचि है या काम के प्रति कमिटमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है शिक्षक का ज्ञान, जिम्मेदारी की भावना, कमिटमेंट और स्वतंत्रता, और ओबियसली विभाग की तरफ से बढ़ावा देना, ये सारी चीजें हैं जो शायद अच्छा, माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप ऐसे माहौल में हैं जिसके आसपास, जिसमें आपके आसपास 20-30 ऐसे शिक्षक हैं जिनका कमिटमेंट और इन चीजों में रुचि और एक प्रकार का एकेडमिक माहौल है, तो आपकी रुचि बनेगी। यदि आपका आसपास का माहौल ऐसा है जिसमें से क्लास में निकलने के बाद सिर्फ गांव में वोट किसको देंगे और शिक्षा का कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी अकेले की रुचि को बहुत देर तक बनाए रख पाएंगे। तो ये कई चीजों का है। व्यवस्थित कोशिशें जिसमें हो सकती हैं वो तो शिक्षकों की आपस में परिचर्चाएं वगैरह हो सकती हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं, या इससे ज्यादा लंबी घनिष्ठ आपस में शिक्षकों का मिलना, इस प्रकार की चीजें। जी, मतलब एक, जैसे आपने जो बच्चों के बारे में बात कही कि आसपास के समूह से वो प्रभावित होते हैं, वैसे ही बड़े भी आसपास का जो समूह हम बना रहे हैं, जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं, ऑब्वियसली उससे हमारी जिज्ञासा भी प्रभावित होगी, हमारे विचार भी प्रभावित होंगे। तो ये चीज है। और एक प्रश्न और है जो, चलिए किसी मुकेश जी का शायद एक और है, फिर मैं अपना प्रश्न बाद में रखता हूँ। कई बार जिज्ञासा को शांत कराने के लिए गलत अवधारणा, बाकी लोग अपना प्लीज माइक म्यूट कर दें। कई बार जिज्ञासा को शांत करने के लिए गलत अवधारणा दे दी जाती है, जैसे बच्चे का जन्म कैसे होता है। इस जिज्ञासा को छोटे बच्चे को ये कहा जाता है कि बच्चे को हॉस्पिटल से ले आए, या बच्चे को किसी परी ने मम्मी के पास रख दिया, आदि आदि। तो इस तरह की बातें करना क्या ठीक है? मैं ठीक से नहीं बता सकता, मेरे पास इसका ठीक से कोई जवाब नहीं है। एक जनरल जवाब है सैद्धांतिक स्तर पर। उसमें पहले तो ये मान्यता है कि कोई भी कंसेप्ट एक बार में अपनी संपूर्णता में डेवलप नहीं होता। जिस तरह से पौधा बढ़ता है, दिमाग में कंसेप्ट उसी प्रकार से मेच्योर होता बढ़ता है।
तो हम जिस भी विकास के चरण में उतरते हैं उसमें कोई ऐसा कंसेप्ट न दें जो उस कंसेप्ट के पूर्ण विकास में आगे जाके बाधा बने। तो इसके अलावा फिर हम किस तरह का माहौल है घर में, किस प्रकार की बात की जा सकती है, उस ढंग से बातचीत की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी बात यह है कि हम ये कल्पना कर लेते हैं कि बच्चे मेरे से सवाल दर सवाल वकील की तरह करके संपूर्ण जानकारी चाहेंगे। बच्चों की रुचि और सवाल जो हैं वो कई बार एक वाक्य में उनको लगता है हाँ हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ये पूछता है मैं कहाँ से आया, और कोई ये कहता है मम्मी के पेट से आया, तो बहुत सारी बार बच्चे बस यहीं पर रुक जाएंगे, जो कि सही बात है, मम्मी के पेट से आया। अब भाई मम्मी के एक कुछ आगे जाके एक सवाल आएगा कि मम्मी के पेट से बाहर कैसे आया, लेकिन तब तक हो सकता है कि बच्चा इतना मेच्योर हो गया है कि इस बात को समझ सके। एक सवाल ये भी आएगा कि मम्मी के पेट में आया कहां से भाई, ये सवाल बहुत देर बाद आएगा, और तब तक हो सकता है उतना मेच्योर हो गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो सामाजिक टैबू है, आपका सवाल उनसे ज्यादा संबंधित है, और उनकी हम उसके विकास के चरण से एप्रोप्रिएट जवाब दे सकते हैं। और थोड़ा सा आप करके देखिए अपने घर में बच्चों के साथ, बच्चे सवाल दर सवाल करके हर चीज के आखिर तक नहीं जाना चाहते। वो उस वक्त जहां हैं उससे एक कदम आगे बढ़ने का उनको मौका मिले और फिर आगे के सवाल और पैदा हो जाएंगे। आई थिंक ये तरीका शायद कहीं बेहतर हो उनके लिए। कभी आई नहीं है, मेरी बेटी भी थी, अभी उसकी बेटी भी है, और मैं स्कूल में भी पढ़ाया है, मुझे ऐसी समस्याएं कभी आई नहीं है, इसलिए मैं पक्के तौर पे नहीं जानता। हाँ साहब कुछ बोल रहे थे शायद विनोद जी। जी विनोद जी। मनीष जी मैं बोलना चाहता हूँ। रोहित सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जिज्ञासा के लिए आपने दो चीजों की बात की, जैसे एक तात्कालिक जरूरतों की अभिरुचि की, तो उसमें तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं अपनी अभिरुचियों को दूसरी दिशा में लेके चले जाते हैं। तो वहाँ जो आपको सीखने का आनंद है और काम करने का आनंद है, तो उसका थोड़ा संबंध बताएं कि तात्कालिक जरूरत के हिसाब से अगर कोई चीजें अभिरुचि हमने थोड़ी सी दबा भी ली है तो सीखने के आनंद में कुछ फर्क पड़ता है कैसे? विनोद जी आपके सवाल को उसमें थोड़ी दुविधा है मेरे को। देखिए सीखने के आनंद का मैं जो मतलब लेता हूँ वो तो ये है कि किसी चीज में पारंगति का मुझे जो संतोष महसूस होता है, वो ये कुछ ऐसी बात है जैसे, और कुछ छोड़िए आप बहुत दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, लेकिन टॉप पर पहुंचने के बाद जैसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया। तो एक तो सीखने का आनंद इस चीज में है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सुई में धागा डालने में सफलता से भी आ जाता है। अब सुई में धागा डालने बटन लगाने के लिए मेरी मेहनत की जरूरत थी इसलिए डाला, और मेरे जैसी आंखों वाले के लिए धागा डालना थोड़ा सा बहुत आसान काम नहीं है, और उसमें जब वो सचमुच में डाल लिया तो वो आई कुड डू इट, ये परफॉर्मेंस का आनंद है एक। तो मुझे लगता है कि एक हिस्सा तो सीखने के आनंद में परफॉर्मेंस का आनंद है, और दूसरा हिस्सा है अपनी रुचि। मैं ये भी मान रहा हूँ विनोद जी एक्चुअली कि आपकी जो तात्कालिक जरूरत है यदि वो आप तक थोपी नहीं गई है तो बच्चों को अमूमन उसमें रुचि होती है। ये हमारी बड़ों की समस्या है कि मेरी रुचि तो अभी बैठ के उपन्यास पढ़ने में है, लेकिन कल 10 बजे मेरी क्लास है और उस क्लास के लिए मुझे 4 पेपर पढ़ने हैं जो ऊट पटांग तत्वों के साथ 4 फिलोसोफर्स ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखे हैं, और अब मुझे रात के 11 बजे तक उनसे माथापूरी करनी पड़ेगी। अब ये वाली जो चीज है तात्कालिक जरूरत मेरी, ये भाई मेरी नौकरी की जरूरत है, और इसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, ये मेरे कमिटमेंट पर निर्भर करता है। यदि मेरा कमिटमेंट ये है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये 4 पेपर्स में ये महाशय जो कुछ कह रहे हैं तो उनकी सही गलत अच्छी बुरी बात ठीक से समझना है, तो थोड़ी देर में मेरी रुचि उसमें बन जाएगी ना चाहते हुए। हालांकि उसमें भी मुझे नहीं पता आपने कभी ऐसा किया है क्या,
आप बहुत सारे काम शुरू करते हैं, उसको कहता है यार इस वक्त ये नहीं कर रहे होते, उपन्यास पढ़ रहे होते या बैठ के आज शाम का वक्त है दोस्तों के साथ एक ड्रिंक मार रहे होते या व्हाटएवर, तो उसमें ज्यादा मजा आता। लेकिन जब आप उसमें फंसते हैं और उसमें से फिर आपको उसकी गहराई में जाते हैं तो एक प्रकार का रस आने लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सीखने का आनंद हमेशा आपकी रुचि पर ही निर्भर करे। सीखने का आनंद आप किसी भी कार्य से उसमें एक बार चले गए तो आपके दिमाग के अंदर जो विकास होता है, आपके दिमाग के अंदर जो उपलब्धि का भान होता है, उसमें से पैदा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीखने का आनंद सीखने से सेपरेट नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया में सफलता का स्वयं को शाबाशी देना है। तो पता नहीं विनोद जी मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ कि नहीं, और आपके लेकिन मैं कुछ इस अंदाज में सोचता हूँ इसके बारे में। थैंक यू सर। संदीप जी आपको प्रश्न पूछना? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी। सर मैंने यही पूछना था कि जैसे मान लीजिए हम भ्रमण पे बच्चों को ना ले जाते हैं, तो कक्षा बाहर बच्चों को ना ले जाते हैं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, तो कक्षा कक्ष के अंदर किस प्रकार हम मान लीजिए 25 बच्चे हमारे पास हैं, तो उन सभी की जिज्ञासाओं को हम कक्षा कक्ष के अंदर कैसे संतुष्ट करें, या जैसे मिडिल कक्षाओं में होता है कि आधे से 1 घंटे का 40 मिनट का समय होता है एक विषय का, तो उसके अंदर बच्चे की जिज्ञासाओं को मान लीजिए कुछ बच्चों की जिज्ञासा गणित में है या किसी की विज्ञान में है और टीचर ने अपना विषय भी उसमें मान लीजिए हिंदी करवाना है, तो वहां पे बच्चों की जिज्ञासाओं को कैसे एक उस फ्रेम में लेकर आए, एक अपने विषय तक लेकर आए। ओके संदीप जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार अपने सवाल को दोहरा दीजिए प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम बच्चों को कहीं भ्रमण पे ना ले जाते हैं, अपनी कक्षा कक्ष में, जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, तो कक्षा कक्ष में उनकी जिज्ञासाओं को कैसे शांत करें। और जहाँ तक मिडिल की बात है, मिडिल कक्षाओं की, वहाँ समय होता है 40 से 50 मिनट का। तो मान लीजिए बच्चे की रुचि अभी दूसरे विषय में है और हम कोई दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हम उन बच्चों की जो जिज्ञासा है अपने विषय में कैसे लेके आए ताकि वो उसको समझ सकें अच्छे से। जी सर। देखिए अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, मिडिल वाले की बात को मैं पहले खत्म करूं तो अभी जो आप बात कर रहे हैं वो आप किस प्रकार की पेडागोजी काम में लें जो बच्चों के लिए रुचिकर हो और उनकी रुचि जगा सके, ये बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा को दिशा देना या पहचानने की बात कर रहे हैं। इसमें फिर हमको पेडागोजी की विभिन्न प्रकार की चीजों में जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस प्रकार से किसी कंसेप्ट को या किसी जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं, वो बच्चों की वर्तमान मानसिक अवस्था से कितना जुड़ सकता है इस पर निर्भर करेगा, और उनको कितना रुचिकर लग सकता है। ये मेरा अपना अनुभव ये है कि आप यदि कुछ इस प्रकार से रखते हैं चीज को कि उनको स्वयं थोड़ा बहुत सोचना पड़े तो वो ज्यादा जुड़ते हैं। ह्यूमर भी मदद करता है। आपको अजीब सा लगेगा लेकिन गणित को भी आप बहुत उसमें भी आप ह्यूमर ला सकते हैं। और मैं गाने बजाने उछलने कूदने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे ह्यूमर नहीं बंदर की लगती है, लेकिन आप चीजों को इस अंदाज में रख सकते हैं कि बच्चों की रुचि बने। उसका मैं डिटेल इस वक्त कर पाऊं इमीडिएटली ये तो संभव नहीं लग रहा है मुझे। ये अच्छा दूसरी बात ये है, इसको समझ लें अपन थोड़ा, इसका जनरल जवाब कोई होता है कि मुझे नहीं होता। ये बात निकलती है आपका बच्चों से संबंध और उनके दिमाग को आप कितना अच्छी तरह से जानते हो। यदि आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आप ऐसी कोई चीज ऐसा कोई बिंदु उठा सकते हैं जिसमें उस सब लोगों की रुचि बढ़ जाए और उसके बाद में आप बात को आगे ले जाए। अब मैं मिडिल से आगे छोटे बच्चों की बात करूं तो क्लासरूम में आप ये कैसे कर सकते हैं, मेरे विचार से कहानी इसमें काफी उपयोगी होती है प्राइमरी में। और आपने कभी ध्यान दिया हो तो जरूरी नहीं है कि हम कहानी हमेशा ही पढ़ के ही सुनाए या सुनी हुई सुनाए।
हम जानबूझ के ऐसी कहानी बना सकते हैं थोड़े अभ्यास से। मेरा यह ख्याल है कि महीने भर के अभ्यास से हम सब ऐसी कहानियां बनाना सीख सकते हैं जिसमें बच्चों को हम कहानी सुनाना शुरू करें। और आप ले जाना चाहते हैं खास करके ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज या हिस्ट्री की चीजों में आप कहानी के माध्यम से बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। बाकी क्लासरूम ये थोड़ा आपने ज्यादा टाइट कर दिया संदीप जी दीवारें क्लासरूम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएस में बहुत प्रकृति से संबंधित चीजें जानने की होती हैं। और भाई चलो भ्रमण के लिए नहीं ले जा सकते, लेकिन स्कूल बाहर शोगस तक तो निकल सकते हैं। स्कूल से बाहर शोगस तक आपको ईवीएस में कुछ काम करने की 1000 चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी साइंस की किताबों में, ईवीएस की किताब कैसे पढ़ाया जाए किताबों में भरी पड़ी है, उनको आप करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बच्चों से ये कहते हैं कि 100 मीटर के दायरे में कितने प्रकार के पत्ते तोड़ के ला सकते हो, और पत्तों की संरचना देखने के लिए अगले 3 दिन के लिए अच्छा खासी सामग्री आपके पास हो गई। उनकी संरचना कैसी होती है, उनका वर्गीकरण कैसे हो सकता है, कौन से पेड़ की कैसी होती है इत्यादि। एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग गतिविधि बताता हूँ। यदि आप बच्चे से कहें कि 1 मीटर बाई 1 मीटर, बल्कि अच्छा रहेगा 1 मीटर भी पूरा नहीं, 2 फीट बाई 2 फीट का एक स्क्वायर बना लो और 10 मिनट तक इसको घूर के देखते रहो और देखो इसमें से कितनी प्रकार के जानवर निकलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप करके देखिए। आपके लिए 10 मिनट कम पड़ेगा। आप इसको 15 मिनट तक कहीं मिट्टी वाली जगह पे 2 फीट बाई 2 फीट का स्क्वायर बना के उसको देखते रहिए और कितने प्रकार के जानवर उस स्क्वायर में आते हैं, उसमें से गुजरते हैं, ये देखिए। ऑब्वियसली इंसेक्ट होंगे, वो गाय भैंस तो नहीं होंगी, और फिर उनके बारे में बातचीत शुरू हो सकती है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस प्रकार की चीजें शुरू करने के यदि आप स्ट्रिक्टली क्लास में ही बांध देंगे, जो कि शहरों में शायद बन जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा बाहर निकल सकते हैं तो बहुत चीजें हैं। यदि सिर्फ क्लास में बांधना चाहते हैं तो फिर आपके पास कुछ नुक्ते बचते हैं, तस्वीरें बचती हैं, कहानी बचती है। सिर्फ क्लास में बांध देंगे तो आपके पास इतना ही सामग्री होगी। तो हालांकि उसमें भी वेरिएशन हो सकते हैं। अच्छा, के आधार पर मेरा प्राइमरी और मिडिल में पढ़ाने के अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ, तो इसको आप कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं समझ के एक शिक्षक साथी से विचार विमर्श के रूप में लीजिए। बिल्कुल जी। संदीप रिडाल जी कोई प्रश्न था शायद, बोलिए संदीप जी। गुड इवनिंग सर। अच्छा, आप भी संदीप जी हैं? 2 संदीप जी। हाँ संदीप जी। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों में भी क्यूरियोसिटी होती है और टीचर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, मान लो एक स्कूल के अंदर 10 टीचर्स हैं, उनमें से 30 करना चाहते हैं, बच्चों को अलग तरीके से करवाना चाहते हैं, लेकिन जो 7 हैं वो अलग से टीम बना लेते हैं अपनी जी, और वो उनको फिर परेशान करना शुरू कर देते हैं सर, प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा काम दिलवा करके या किसी और प्रकार की एक्टिविटीज में लगा करके। ये नॉर्मल है सर, सभी जगह होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, तो सर उनसे कैसे बचा जाए सर, ऐसे लोगों से? क्योंकि सभी टीचर्स नहीं होते सर, और सभी स्टूडेंट्स नहीं होते, तो ऐसे लोगों के बीच में सर कैसे काम किया जा सकता है? संदीप जी, आप यदि ईमानदारी से पूछें तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। आप भी अपना संगठन बनाइए, एक जवाब तो ये है। दूसरा जवाब ये है कि जो कुछ लिख के इससे हटका करना चाहता है ना संदीप जी, उसको हमेशा इस प्रकार की कुछ बाधाएं आती है। तो यदि आप लीक से हटके करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई माला लेके खड़ा होगा और कहेगा कि वाह 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 वाह। आपको बाधाएं आएंगी। बहुत पहले जब मैंने अलग से स्कूल खोला था तो जयपुर में एक फिलोसोफर थे, प्रोफेसर दया कृष्ण, उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। उसमें एक लेख था और उस लेख का टाइटल अब मुझे धुंधला सा याद है। वो ये था कि रेडिकल टीचर्स को यदि उनको सस्टेन करना है अपने माहौल में तो एक दूसरे के साथ मिल के नेटवर्क बनाना चाहिए। ये लेख मुझे काफी पसंद आया था उस वक्त।
वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप लीग से हटके काम कर रहे हैं तो जो दूसरे फोर्सेस हैं, जैसा आप कह रहे हैं अभी, वो आपको बाधाएं डालेंगे। इन बाधाओं को आप अकेले हमेशा सुलझा नहीं पाएंगे। तो और लोग हैं जो आपकी तरह की विचारधारा वाले, उनसे मिलके नेटवर्क बनाइए। वो नेटवर्क आपको विभिन्न प्रकार की क्या कहना चाहिए, राहत एज वेल एज मदद देगा। जो विरोध करते हैं उनसे भी डायलॉग शुरू कर सकते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि विरोधियों से भी डायलॉग शुरू कर सकते हैं। तो अब ये कोई गुर नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। संदीप जी, शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। शिक्षा में क्या हो सकता है, किसकी संभावनाएं हैं, किस तरह से सफलता की संभावनाएं हैं, उतने पर ही बात कर सकते हैं। अब आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा कि ये वास्तव में शिक्षकों की आपसी राजनीति का सवाल है, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ एक्चुअली। ओके सर, थैंक यू। जी, इस बारे में हमने आखिरी लास्ट जो पिछली चर्चा हुई थी उसमें कुछ बातचीत की थी वैसे, कि इसका वही तरीका है जो सर आपने बताया कि पॉजिटिवली अगर हम चीजों को करते हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव भी आते हैं, कुछ लोग जलन वाले भी आते हैं। तो आपको उसमें एक मेंटेन करना पड़ता है तरीका। नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म भी उसी तरह का एक कार्य है। जी जी, बाकी अभी तो मैं तो यही पूछ लेता हूँ। सवाल नहीं है तो तीसरे चरण पर चले जाइए। अच्छा वैसे तो ये सवाल चलेंगे, लेकिन नहीं है तो तीसरे चरण पर चले जाइए। एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना रुके हुआ काफी देर से। जैसे एक तो सर जो तात्कालिक समस्याओं पे एक सवाल मैंने पूछा था, दूसरा मेरे जहन में एक चीज और अभी इस बातचीत के दौरान आई कि तकनीक से जो बच्चों का इंटरेक्शन है इस दौरान में, खास करके हायर मिडिल में तो शुरू हो जाता है, हायर सेकेंडरी में, तो उसका जिज्ञासा और शिक्षा, इस पे अगर आप कुछ थोड़ी सी बातचीत कहना चाहेंगे, इससे जिज्ञासा में किस तरह का असर पड़ रहा होगा? जो तकनीक से उनका एंगेजमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, जो आसपास के माहौल की जो बात करी थी ना, उसको ये रिप्लेस कर रही है चीज। तो उस पे आप कुछ बोलना चाहें? कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है, बस एक ये बिंदु था, मैं चाहता था इस पर आप अपने विचार रखें। तो तकनीक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तकनीक से मेरा मतलब, आप मोबाइल के थ्रू जो भी चीजों का इंटरेक्शन बच्चों का जो बढ़ रहा है, तो उसका जो आसपास की जरूरतों के सेंस में अगर हम जिज्ञासा से इस चीज को भी कनेक्ट करें मोबाइल से, जो बच्चों का इंटरेक्शन है, तो उसमें शिक्षक है या अभिभावक है, वो क्या कर सकते हैं या क्या उनके पास रहता है ऑप्शन इस दशा में? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये मिडिल या उसके ऊपर शुरू होने वाली समस्या है। मिडिल के भी शायद 7वीं 8वीं से, और फिर सेकेंडरी में शायद ये समस्या घनघोर हो, और शायद कॉलेज तक थोड़ी अक्ल आनी शुरू हो जाती हो, और इसलिए ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है, शुरू होती हो, या पूरी तरह से फंस जाना शुरू होता हो, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा ये देखिए कि मिडिल के बच्चे को यदि फोन पे बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो एक बहुत बड़ी जरूरत उस उम्र में होती है अपने आसपास की दुनिया के अनुभवों को संजोने और अपने दिमाग में संचित करने की। तो आप बाहर की दुनिया से कट के अपने ध्यान को एक टेलीफोन में उपलब्ध होने वाली दुनिया में केंद्रित कर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टेलीफोन के अंदर या नेट पे दुनिया है, ये बहुत विस्तृत है और उसमें सब प्रकार की चीजें हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि एक बच्चा किसी चाइल्ड एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर बाई चांस चला गया और उसमें वो कंटिन्यूअसली एंशिएंट सिविलाइजेशंस और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक फीचर्स, दुनिया के विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में साइंटिफिक जानकारी देखने में जुट गया। तो ये एक प्रकार की तकनीकी की एक प्रकार की चीज में फंसा, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका अच्छा खासा विकास इसमें हो सकता है। हालांकि वो एक तरफा हो जाएगा थोड़ा, उसको अलग बात है, लेकिन हो सकता है। दूसरा बच्चा हो सकता है पबजी खेलने लग गया, जिसमें वो 8 घंटे बिताता है। अभी पबजी में जो हो रहा है, हो सकता है एक प्रकार की, मुझे नहीं पता है होता क्या है, मैंने कुछ बच्चों से कहते सुना है, तो वो एक प्रकार की स्किल हो सकता है उसमें डेवलप होती हो, लेकिन वो रिपीटेटिव स्किल है, एक ही एक प्रकार की, और वो बाकी सारे अनुभवों को काट देता है।
ये बच्चा जो है ये बहुत कुछ खो रहा है इस वक्त। तो तकनीकी से जो इंटरेक्शन है या इसको मैं ये कहूं कि इंटरनेट की दुनिया से जो इंटरेक्शन हो रहा है वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि इंटरनेट में आप कौन सी चीज पे लगे हुए हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को यदि समझाया जाए या बड़े भी यदि ढंग से उपयोग करें तो इंटरनेट सब कुछ ऐसी ऐसी चीज है जिसमें आप ये समझिए कि ढेर है बहुत बड़ा सा, उसमें बहुत सारी गंदगी है, लेकिन उसमें बहुत सारे सोने के नगेट्स भी हैं। आपको ढूंढना आना चाहिए। टू टेल यू फ्रेंकली, आजकल शिक्षा पे और फिलोसॉफी पे और साइंस पे, गणित की फिलोसॉफी पे जितनी किताबें इंटरनेट पे और जितनी आसानी से मिलती हैं और जितने विभिन्न प्रकार से विज्ञान को समझने के क्या कहना चाहिए, बच्चों को विज्ञान पढ़ाने की साइट्स वगैरह मिलती हैं, उनमें काफी कुछ है जो पॉजिटिव है। तो मैं तो मनीष ये कहूंगा कि ये निर्भर करता है इंटरनेट की कौन सी दुनिया में बच्चा फंसा है। जी, और ये एक तरह से शिक्षक की जानकारी पे भी निर्भर करता है कि वो उसके बारे में कितना जानता है, तो वो गाइड भी कर सकता है शायद बच्चे को, क्योंकि कई बार ये होता है कि शिक्षक भी जानते ही नहीं है कैसी साइट उपलब्ध है, तो वो उस तरह से गाइड भी नहीं कर पाते हैं बच्चे को। शिक्षकों के बारे में मेरा मत है उनको जरूर इंटरनेट एक्सप्लोर करना चाहिए। शिक्षकों को कुछ वक्त लगाना चाहिए और इंटरनेट को एक्सप्लोर करना चाहिए। और मैं एक बार रिपीट कर दूं कि इंटरनेट पे कचरे से लेके सोने के नगेट तक सब हैं, तो शिक्षक को थोड़ा सा ढूंढना भी आना चाहिए, तभी बात बनेगी। क्योंकि सबसे पहले तो आपको कचरा ही आएगा आपके सामने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि प्रश्न तो अभी और भी होंगे, लेकिन अब अगर हम तीसरे चरण में चलें और वहाँ पे बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। वैसे आपका ये विषय मुझे लगता है अभी शायद एक बार और हमें आपको कभी आमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बिंदु और ऐसे रह गए हैं जिन पे शायद आगे बातचीत हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तीसरे चरण में जी, बिंदु तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप बिल्कुल जी जी। तो आज के जो तीसरा चरण में हम ये करते हैं कि जैसे जो हमारे सभी शिक्षक हैं उनको, जैसे कि अभी संदीप जी ने एक समस्या बताई कि शिक्षक साथियों से कैसे डील किया जाए, इस तरह की कोई एक समस्या हम उठाएं जिससे भी हम लोग रूबरू हो रहे हो या हम जूझ रहे हैं, तो उसके ऐसा होता है कि कई बार अन्य साथी ने उस समस्या से जूझा हो और वो उसका एक समाधान निकाल चुका हो व्यवहारिक। तो अगर ऐसी कोई समस्या आप में से किसी के भी जहन में हो तो आप रखें यहाँ पे, और फिर उस पर साथ में हम लोग थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे कि बाकी के लोग कुछ उस पर व्यवहारिक समाधान अगर देना चाहें। ये जांगड़ा साहब के नाम से अजय जी हाथ उठा रहे हैं। तो इस प्रकार के इम्पल्सिव में क्या बोलते हैं इसको, दूसरे के चोले में फंस के बात करने के प्रति आपका क्या रुख है, उसके हिसाब से आप उनको जवाब दे सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली हम एक ही जगह बैठे हैं सर, क्वारंटाइन है, कोरोना की वजह से दोनों बीमार हैं, तो हम एक ही आईडी से बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था कि जैसा कि अभी तीसरे चरण में हम घुसे हैं, तो मैं पहले से रोके हुए था। मैं तीसरे चरण में समस्या के रूप में आपसे, क्योंकि निर्देशालय में काम करने के नाते मुझे हमेशा ये चिंता रहती है कि दो तीन चीजें जो आपने कही कि एक तो शिक्षकों को पाठ्यचर्या और शिक्षा के उद्देश्य जो कि वृद्ध रूप में पता होना ही चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा बाल मनोविज्ञान का पता हो कि कैसे जिज्ञासा और रुझान को पहचाने और कैसे उसको कंटेंट की तरफ थोड़ा सा दिशा दे। तो इस बारे में, क्योंकि राज्यों के अंदर शिक्षकों की संख्या बहुत भारी है, तो विभाग या कोई इस प्रकार की के लोग जिनको ये कार्य सौंपा जाता है विभाग के द्वारा कि इस और कार्य करें, तो किस प्रकार से इस तरह से कार्य किए जा सकते हैं। इसमें मुझे मैं पहले ही एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि क्या ये काफी होगा कि किताबों में ही शिक्षा के उद्देश्य लिख दिए
है, पाठ्यचर्या के उद्देश्य लिख दिए जाए और बाल मनोविज्ञान से जुड़ी कुछ अहम बातें लिख दी जाए, क्योंकि यदि ऐसा हो तो ऐसी चीजें कई सालों से शिक्षा में किताबों में आती रही हैं और वो काम नहीं कर रही। तो आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से एक व्यापक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है कि शिक्षक इन चीजों से अवगत भी हों और इनका प्रयोग भी करें? देखिए अजय जी, एक तो मैं रिपीट कर दूं कि मैं इसको एब्सोल्युटली एसेंशियल मानता हूं कि शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, उससे करिकुलम का संबंध और आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके अवधारणात्मक डेवलपमेंट की अच्छी खासी जानकारी। यदि ये तीन चीजें शिक्षक के पास नहीं है तो उनकी रुचि को पहचानना और रुचि को दिशा देना वगैरह फालतू की बात है, नहीं हो पाएगा। ये शिक्षक की आवश्यक योग्यताएं हैं, उसके बाद आगे बात की जा सकती है। और एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन तीन चीजों के बिना इन चीजों पर बात होती है तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अब आपका जो सवाल ये है कि व्यापक तौर पर लोग इस प्रकार की चीजों में किस तरह से रुचि लें और उनकी क्षमताएं बढ़े, ये तो सही बात है, किताबों में लिख देने मात्र से नहीं होगा। हमने पिछले 30 साल में जिसको आप इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं वो भी बहुत सारी करके देख ली। उसमें भी कितना विकास हुआ है वो डाउटफुल लग रहा है मुझे। कुछ हद तक तो जरूर हुआ होगा, लेकिन कितना हुआ है वो डाउटफुल लग रहा है मुझे। उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल या स्कूलों में क्लस्टर, मतलब 15-20 शिक्षक, क्योंकि रूरल एरिया में कुछ स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे हैं, 15-20 शिक्षकों के समूह है और उनके साथ कंटिन्यूअसली काम किया जाए और वहां पर यदि कोई इस प्रकार की लगातार चिंतन और अपने अनुभव शेयर करने की और बीच बीच में कुछ पढ़ने पढ़ाने की, बीच बीच में कुछ लोगों से इंटरेक्ट करने की परिपाटियां बन जाए तो वो शायद ज्यादा टिकाऊ और सफल हो। लेकिन आप यदि मेरे से ये पूछेंगे कि फिर इस प्रकार के समूह कैसे बने, तो अजय जी वो आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से सीधा जहां भी थोड़ा बहुत काम किया वो प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किया है। सिस्टम से व्यापक स्तर पर उस तरह का काम मैंने नहीं किया है। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि आप हमारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से यदि कोई इसको मैं कहां से शुरू करूं। देखिए, पहली बार जब कोई बाहर का व्यक्ति शिक्षकों से इंटरेक्शन करने जाता है तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये आदमी सचमुच में जेन्युइन है और ये आदमी बहुत दिन तक हमारे साथ काम करेगा, या ये आदमी हमारी कुछ मदद भी कर सकता है, इसको कुछ आता जाता है क्या। अमूमन, और इसमें शिक्षकों की गलती नहीं है, क्योंकि पिछले 30 साल में बाहर से जाने वालों के जो अनुभव हुए हैं शिक्षकों को, वो ये है कि कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको नौकरी मिल रही है, आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको उनके ऊपर धकेल देता है और वहां जाके आप कुछ लफाजी करते रहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहली चीज है उनके साथ मिलके और ये दिखाना कि भैया मैं जेन्युइनली इस काम करने के लिए आ रहा हूं, और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें अमूमन आपको सफलता मिलती है। मेरी इसमें प्रॉब्लम ये है कि जहां भी हमें थोड़ी बहुत इसमें सफलता मिली, वहां से बाहर के व्यक्ति के हटने के साल भर बाद में ही वो प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है। ये मुझे नहीं पता कैसे करें। मैं कई बार जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर बाहर नहीं, ये सिस्टम के अंदर होना चाहिए। ये सारी सिस्टम के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो इस प्रक्रिया को जीवित रखें, और उसके बिना शायद ये कभी नहीं हो पाएगी। जिन देशों में ये ठीक से हो पा रही है वहां पर सिस्टम के अंदर कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार के काम करने के लिए नियत होते हैं। मेरा पर्सनली ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि आप जितने चाहिए, जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर आपको आपकी 20 कक्षाएं हैं, तो पहली बात तो ये शिक्षक छुट्टी लेते हैं, तो हम कभी भी इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि शिक्षक 20% के करीब छुट्टी लेते ही लेते हैं। मतलब मैं अपने टोटल टाइम में से लेजिटिमेटली 20% छुट्टी ले सकता हूँ। तो यदि 20 पोस्ट है तो उन पर ठीक से काम करने के लिए 25 शिक्षक तो वैसे ही चाहिए, वरना क्लास 20% क्लासेस नहीं रहेंगी।
अब इसके ऊपर एक और मान लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शिक्षा विभाग अपने कैलकुलेशन में ये चीज डाल ले कि 20 क्लासेस के लिए हम 26 शिक्षक लेंगे और उनमें से बदल बदल के हर साल नियुक्त करेंगे उस क्लस्टर में, या हर 2 साल के लिए नियुक्त करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में भी टाइम लगेगा। हर 2 साल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसका ये काम होगा, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 3 महीने, जो पहला व्यक्ति जब काम से रिटायर होकर दोबारा शिक्षा में जाए, पढ़ाने में जाएगा, तो 3 महीने इसको शैडो करेगा, मतलब ओवरलैप होगा। यदि इस प्रकार की कोई योजना बनाए, और वो योजना प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं है, वो योजना स्कूल चलाने की स्थायी व्यवस्था का हिस्सा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में, 10 ज्यादा ऐसा है, 4-5 साल में हम लोगों को कुछ फर्क दिखेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है साहब कि ये 25% खर्चा इमीडिएटली बढ़ा देती है, और कोई सरकार इसके लिए राजी नहीं। और अजय जी, मिठाई खाना चाहते हैं तो पैसा लगता है, तो बिना पैसे की मिठाई चाहती है आपकी सरकार, आप भी उसके हिस्से तो नहीं मिलेगी। लेकिन ये सिस्टम से बाहर के आदमी के विचार है, जरूरी नहीं है सही हो। जी धन्यवाद। जी जी, और मतलब वैसे तो ये एक ऐसा विषय हो गया शायद जिसमें बाकी लोग इतना ज्यादा ना बोलना चाहें, या अगर किसी और के कुछ संदर्भ में है कोई बातचीत तो आप लोग विचार रख सकते हैं। मनीष जी, जी हाँ साहब। मेरा ये मानना है कि क्योंकि हमारा जो समस्या है, समस्या होनी चाहिए, तो ये एक समस्या का समाधान आपकी आवाज कट गई विनोद जी। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि जैसे अब तक जितनी बात हुई है, 20 मिनट करीब करीब हम समस्या वाला पार्ट ले चुके हैं, तो क्लस्टर लेवल पे जो सकारात्मक टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो किस प्रकार से अपने ग्रुप बना सकते हैं, यही एक समस्या का समाधान भी है। और इस तरह की जो संदीप जी ने समस्या बताई थी कि अच्छे शिक्षक कैसे जुड़ सकते हैं, इसी को हम 10 मिनट बातचीत कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो, जो कंटिन्यू भी है, समस्या और समाधान भी। नहीं, बिल्कुल, इसमें और लोग भी बोले, मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने को नहीं है। एक जरूर मैं आप लोगों से सवाल रखना चाहूंगा। देखिए, हम अपनी रुचि के अनुसार बहुत सारी अन्य चीजों के लिए समूह बनाते हैं, बल्कि मैं यदि अपने जीवन को देखूं, विद्यार्थी जीवन को, और अभी भी जब मैं अपने गांव जाता हूं, आसपास के गांव देखता हूं, तो उसमें मुझे तो ताश खेलने के लिए भी समूह बने दिखते हैं, जो सप्ताह में कम से कम 15-20 घंटे अपने काम में से समय निकाल के ताश खेल रहे हो सकते हैं। इसकी कितनी संभावना है कि शिक्षक भी इस प्रकार के अपने इनिशिएटिव पे एकेडमिक समूह बना सकें, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजों पर विचार हो सके। तो शायद आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं विनोद जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने इनिशिएटिव पर भी हम कुछ चीजें तो कर ही सकते हैं, हालांकि मुझे पता नहीं है ये कितना चलेगा। जी बिल्कुल सर, देखता रहा हूँ जी, मैं सरकारी सिस्टम को दूर से देखता रहा हूँ, मैंने इसके अंदर कभी काम नहीं किया है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है उनमें से बहुत सारी बातें थोड़ी आइडियल हो गई हो। जी स्मृति जी। नमस्कार सर। इस बारे में मेरे थोड़े से विचार हैं, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेटर की तरह से 10-12 साल काम किया है शिक्षक संकुल पर। तो यहाँ हम लोग अपनी इच्छा से समूह बनाते हैं, और सभी स्कूल्स के अध्यापक उस समूह में शामिल होते हैं, और उसकी महीने में एक बैठक भी करते हैं। एक मतलब कहीं एक जगह पर
बैठकर विचार करते हैं, उसमें सभी लोग अपने-अपने विद्यालय की जो भी समस्याएँ आ रही हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे विद्यालय की भौतिक स्थिति से हैं या शैक्षिक वातावरण से लेकर हैं या फिर अध्यापन या सीखने-सिखाने से जुड़े हुए हैं। तो उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूरा समूह एकजुट होकर हम जो अपने बीईओ या बीएसए लेवल पर है, उस पर एक एप्लीकेशन देते हैं कि भई इस स्कूल में या इस गाँव के इस स्कूल में, हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन गिरता जा रहा है। तो हमने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं कि हमने सभी शिक्षकों ने उस संकुल और उसके अलावा बाहर के संकुल के अध्यापकों ने मिलकर एक बड़ी रैली निकाली, डोर टू डोर कन्विंसिंग की टीचर्स के साथ मिलकर उस गाँव के सरकारी जो विद्यालय थे उसके अध्यापकों के साथ मिलकर घर-घर गए, हर दरवाजे पर जाकर ये पूछा कि इस विद्यालय से आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप अपने बच्चे यहाँ ना भेजकर आप बाहर भेज रहे हैं दूसरे गाँव में या प्राइवेट विद्यालयों में? और यकीन मानिए कि उसके जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो बढ़ी, क्योंकि वहाँ पर उन अभिभावकों को, ग्राम प्रधान को या बाकी लोगों को जो सांत्वना मिली वो ये मिली कि इन 4 अध्यापकों के अलावा भी 35 या 40 या 50 अध्यापक हैं, जो जवाबदेही के लिए तैयार हैं कि अगर विद्यालय में माहौल बच्चों को अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारी जवाबदेही है, आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे बात करने आएँगे, अगले महीने भी आएँगे। तो इस तरह से हमने जो है विद्यार्थियों के जो एडमिशन्स का रेट है वो भी बढ़ाया है। और इसी तरह से हम चर्चा करते हैं सीखने-सिखाने पर, जैसे अभी हमारे ग्रुप की पिछली चर्चा थी दिवा स्वप्न बुक को लेकर। तो पहले ही हमने उसको बाँट दिया था कि भई अगले 15 दिन बाद जो मीटिंग होगी उसमें दिवा स्वप्न पढ़कर आनी है और सबको अपने विचार रखने ही रखने हैं। तो मीटिंग में आना भी कंपल्सरी है और विचार रखने भी कंपल्सरी हैं। तो इस तरह की चीज़ें निकल कर आई कि जो एटीट्यूड था अध्यापकों का, जो ना पढ़ने वाले एक उसमें आते हैं, संस्कृति में चले गए हैं कि रिलैक्स हो गए हैं जॉब में आने के बाद, तो वो भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पार्ट उसका पढ़कर आए और उन्होंने अपने विचार रखे कि मैंने इसका केवल प्रथम चरण ही पढ़ा या मैं इसके चारों पढ़ के आया हूँ। और जो वो डिस्कशन किया उन्होंने, तो उससे लगा कि धीरे-धीरे शायद हम अध्यापकों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति का विकास कर पाएँगे। और इसी तरह से मैं अगर सामाजिक बात करूँ, तो जब कोई मुद्दा आ जाता है कि कोई ग्राम प्रधान बहुत एटीट्यूटेड है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है विद्यालय को, तो जब सारे शिक्षक मिलकर एक योजना बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर गांव या विद्यालय के बारे में कि उस ग्राम प्रधान का कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो कोई ना कोई हमें हमेशा एक ऐसा रास्ता मिल जाता है, एक ऐसा बंदा मिल जाता है जिस तक पहुंचकर हम उस प्रधान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और वो सुनता है और वो प्रभावी भी हुआ है। तो अगर हम सब चाहते हैं तो अपने संकुल में इस तरह की एक एक जो नेटवर्क की बात अभी रोहित जी ने की थी और मनीष जी ने की थी, एक नेटवर्क डेवलप करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप सरकारी शिक्षक हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके पास बार-बार आप सिस्टम को कोस नहीं सकते। आप अपनी इच्छा से उस नौकरी में आए हैं, और नौकरी ना कहें तो ये एक व्यावसायिक पेशा या नौकरी नहीं है। आप अपनी इच्छा से आए हैं और छात्रों के जीवन में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जब आप चाहते हैं तो पहला कदम हमें खुद से रखना होगा। वही संदीप जी वाली बात कहूँगी कि अगर माहौल विद्यालय का अच्छा नहीं है और 7 लोग पीछे खींचते हैं, तो उन 7 के अलावा आपको एक नेटवर्क डेवलप करना होगा, जहाँ पर आपके जैसे काम करने वाले लोग हों। अगर हर विद्यालय से आपको कम से कम एक आदमी भी उस तरह का मिल जाएगा, तो आपके कार्यों को देखकर शायद धीरे-धीरे जो मानसिक परिवर्तन है बाकी अध्यापकों का, वो खुद ब खुद जनरेट होने लगेगा। ये टाइम ज़रूर लेगा, समय ज़रूर लगेगा इसमें, और आपके धैर्य की पूरी परीक्षा भी होगी, लेकिन संभव है और ऐसा काफ़ी अध्यापक कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश को बिलॉन्ग करती हूँ, हमारे यहाँ इस तरह के काफ़ी समूह चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी बात से बाकी सभी लोग कितने सहमत होंगे, लेकिन ऐसे मेरे खुद के अपने अनुभव हैं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ उन लोगों के साथ में। जी। और कुछ साथी हैं जो अपनी बात इस विषय पे अभी रखना चाहते हैं? हाँ जी सर। जी मैम।
अब मैं अपनी जी जी छोटी सी रचना आपको सुनाना चाहूंगी। बच्चों जी की बिल्कुल। जिज्ञासा से संबंधित ही है। जैसा अभी जी रोहित सर ने इतना लंबा चौड़ा बताया, हम भी बच्चों के बीच में रहते हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये मेरी रचना का विषय है। मैं मेवात से आती हूँ, मेवात क्षेत्र से हूँ। नूह में रेवासन गांव है, वहां पढ़ाती हूँ, प्राइमरी शिक्षिका हूँ। मेरी जी मैम। रचना है यदा कदा मुस्कुराती है। अमीना यदा कदा मुस्कुराती है। अमीना का दिन शुरू हुआ प्रार्थना से, लेकर हाथ में जादू का बक्सा। जादू का बक्सा यानी ज्योमेट्री बॉक्स। बच्चे अधिकतर जब प्रार्थना में आते हैं तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल को हाथ में ही रखते हैं, जिसे खोलने का ले कहीं वो सपेरल बंद उन्होंने सपने प्रीति जी, सुंदर करके। प्रीति चंदा, जी आपकी सूरज, आवाज कट रही चिड़िया, है। गुड़िया, घिया के प्रीति फूल जी फूलों। हाँ जी मैम, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आप सर। माइक को अभी पास रख के बोलेंगी तो ज्यादा स्पष्ट। ठीक है सर। अभी सर अब बढ़िया जी है। अभी सही है। उतरे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है जी। हाँ जी। अमीना यदा कदा मुस्कुराती है। आज अमीना का दिन शुरू हुआ प्रार्थना से, लेकर हाथ में जादू का बक्सा, जिसे खोने का डर लिए देख रही है वो सपने अविरल। बंद उन आंखों में सपने सुंदर कल के। चंदा, सूरज, चिड़िया, गुड़िया, घिया के फूल फूलों पर घिया। पढ़ते पढ़ते वो कनखियों से देख लेती है दीवार के झरोखे में ऊपर उठती चूहिया। ये बच्चे मतलब नॉर्मल जो मेरे सामने होता रहता है, वो पढ़ती है अटक अटक, समझती है सब, परीक्षा में जाने कैसे हो जाती है सफल। लिखने में डरती है, क्या कैसे लिखे, उर्दू अरबी से, मौलवी की छड़ी से, जैसे तैसे निकलते ही सामने आ जाती है हिंदी, अंग्रेजी, गणित। सरकारी स्कूलों के बच्चों को जल्दी अब की सोया को लेकर चलती है साथ। 4 दफा कक्षा से भागकर पहली में झांक आती है, कहीं आमीन को कोई सता तो नहीं रहा। यहाँ उसका छोटा है। जब उसकी माँ खेत पर जब उसकी माँ खेत पर जाती है तो वो घर पर ही रह जाती है। जैद और जैनब अभी गोदी के हैं। माँ के पीछे वो घर बुहारती है, बर्तन मांजती है, 3 दिन में एक बार आने वाले पानी को भर भर लाती है, फिर भी माँ से गालियां खाती है। वो चाह कर भी विद्यालय प्रतिदिन नहीं आ पाती है। शहर में उसकी उम्र की आरू बोलती है पटापट अंग्रेजी। ये बात और है, वो भी हिंदी में गच्चा खा जाती है। आरू की आंखों में सपने हैं नासा के। उसकी कक्षा में सदैव 2 अध्यापक रहते हैं। उसके एसी कक्ष में चूहिया कहाँ। विद्यालय में विलायती पौधे और फूलों पर घिया कहाँ। अमीना माँ की गालियां खाती है, आरू माँ को नाच नचाती है, और माँ की ममता बिटिया के हर नखरे पर नतमस्तक हो जाती है। आरू सदैव खिलखिलाती है और अमीना यदा कदा मुस्कुराती है, यदा कदा मुस्कुराती है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छी बहुत लगी। खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत हमारी बहुत धन्यवाद। सामाजिक विषमता का अच्छा चित्रण है। हाँ जी जी सर। ये मतलब आप कहते हैं कि टीचर बच्चों के साथ यदि जुड़े हुए हों, उनकी जिज्ञासाओं को समझते हो, तो वो सारा मतलब वो सब निचोड़ इसी में ही है सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी रचना शेयर करी। और मुझे लगता है इसी खूबसूरत रचना के साथ आज की हम चर्चा भी समाप्त कर सकते हैं, अगर किसी और के पास कोई और बहुत इस प्रश्न ना रह गया हो। मुझे लगता है मैं बाकी प्रश्न तो प्रीति जी की रचना पर कुछ कहना चाहूँगी। प्रीति जी, आपकी रचना जी वाक़ई बहुत खूबसूरत थी और
इंग्लिश मीडियम या कहें शहरी स्कूलों और ग्रामीण स्कूलों के बीच के परिदृश्य को भी बहुत अच्छे से निकाल कर लेकर आ रही थी। परंतु यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर हम आज के टॉपिक से उसको कोरिलेट करें तो जिज्ञासा हमें सबसे अधिक जो है वो मिलती है अपने ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले बच्चों में, क्योंकि वो प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। वो उन चीज़ों में, उन आवश्यकताओं को, उन संभावनाओं को देखते हैं, विचारते हैं और तब हमारे पास पहुँचते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, अगर उसमें मैं देखूं तो मुझे लगता है कि हमारे जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को, वहाँ काम करने के, सिखाने की जो है आज़ादी और सीखने का उनका जो वो है भाव है, वो शायद ज़्यादा है, बजाय के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले, चार दीवारी के बीच में बैठकर गैजेट्स के साथ खेलने वाले बच्चों से। तो आरू से ज़्यादा अच्छी जो है वो अमीना हो सकती है, अगर अमीना की अध्यापिका प्रीति राघव जैसी हो, आपके जैसी हो, तो शायद वो कहीं आगे, नासा से भी आगे निकल सकती है। बस एक ज़रूरत है हमें माँ बनकर या बाप बनकर उनका हाथ थामने की और उन्हें दुनिया दिखाने की। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। अब मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि हंसराज जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैडम। जी जी, नमस्कार हंसराज जी। हाँ, हंसराज जी भी नमस्कार। राजस्थान से हैं। हाँ जी जी, मैं रखिए। हाँ सर, मैं स्मृति जी की और अपने रोहित धनखड़ जी सर की बात को थोड़ा सा आगे उसमें और कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ जी कि बिल्कुल। वास्तव में इस तरह के सरकारी शिक्षकों के समूह बनाकर हमारे जिले में भी और हमारे राज्य में भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा सरकारी शिक्षक और सरकारी विद्यालयों को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है और लगातार ये 8-10 वर्ष से हो रहा है। तो जो अभी धनखड़ जी सर और स्मृति जी बता रहे थे, उस तरह की बहुत सारी क्षमताएं हम शिक्षकों में पैदा कर पाए हैं। शिक्षकों को काफ़ी अच्छे उनमें वो अवसर देते हैं। खुद ही अब वो फैसिलिटेट भी करने लगे हैं ऐसी कार्यशालाओं को। और जो स्वैच्छिक कार्यशालाएं होती है, वो खुद अपने निजी समय में स्कूल के बाद स्वैच्छिक रूप से आते हैं, कोई भी विषय हम चयन करते हैं, उस पर सब अपने साझी समझ बनाते हैं। जैसे स्मृति जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया नगर प्रधान के द्वारा या उस विद्यालय को बच्चों का नामांकन घट रहा है उसका। इसी तरह हम भी ऐसी कोई भी सामाजिक सरोकार की जो समस्याएं हैं, उन पे भी हम शिक्षक इस तरह सोचने लगे हैं। जैसे अभी उस को हमने नाम दे रखा है स्वैच्छिक शिक्षक मंच, VTF। तो उसके माध्यम से जैसे अभी कोरोना था, तो हमारे गांव में हम लोगों ने सोचा कि ये एक भीषण और महामारी है, तो इसमें हम कैसे इसको सहयोग कर सकते हैं। तो उस VTF से हम शिक्षकों के समूह के द्वारा हमने समाज की एक जो बीमारी थी, इसमें भी हमने समाज के लिए काफ़ी जितना भी हमसे हो सका, हमने उनके लिए कुछ किट्स में सामग्री भी बांटी, कुछ उनको हमने फल फ्रूट सब्जियां भी वितरित की और कुछ और भी जो आवश्यक वस्तुएं थी, दवाई वगैरह, वो भी हमने उनको उपलब्ध करवाई। तो इस तरह से मेरा खुद का ये अनुभव रहा लगातार 8-10 वर्षों से कि हमारे जिले में लगभग 50 से 100 के बीच में ऐसे शिक्षक कंप्लीट रूप से पूर्ण अपनी क्षमताओं में कि हर मंच पे वो अपनी बात रखने लग गए हैं और बहुत कुछ समझ के साथ वो अपने विद्यालय में काम कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये अगर हम सिस्टम में ला पाए, जैसे धनखड़ जी सर ने भी कहा कि अगर ये सिस्टम में आ जाए, बाहर का व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं कर पाता और उसमें विश्वास भी नहीं होता है, तो अगर इस तरह का सिस्टम में आ जाए तो निश्चित रूप से ये परिणाम, ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहने वाला है। सर, ये इतना सा मैं जोड़ना चाहता था। धन्यवाद सर। जी हंसराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी समय सीमा से काफी आगे निकल गए, तो मैं अब कहूंगा कि आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और रोहित सर का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ इस चर्चा में शामिल हुए और एक मतलब अच्छी सक्रिय चर्चा हमारी रही। और प्रीति जी की रचना भी बहुत खूबसूरत रही। उसके साथ में हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद रोहित सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद।